नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र आलमले, ग्लोबल तहसील म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में मैं शिक्षक हूँ, मराठी विषय पढ़ाता हूँ उधर। तो बच्चों, लगातार 2 साल हो रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन शिक्षा शुरू है। इसमें मुंबई महापालिका का बहुत बड़ा योगदान है कि कोरोना काल में आप बच्चों को, विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा जूम ऐप के माध्यम से आपको शुरू करके दिया। इसमें बहुत सारे बच्चों ने, आप सभी ने कोरोना काल में हमने घर में बैठ के अपनी शिक्षा जारी रखी और यही शिक्षा अभी निरंतर शुरू है। अभी कुछ ही दिनों में हमें परीक्षा के लिए तैयार होना है। 10वीं का भी टाइम टेबल आया है, 9 का भी टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हमें गए साल जैसे अभी वैसे रहना नहीं है, हमको एग्जाम के लिए तैयारी करके रखनी है। एग्जाम इस साल फिक्स होने वाली है, तो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए जो ऑनलाइन माध्यम से अनेक विद्यालय के शिक्षक आपके सामने अपने अपने विषयों का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत अच्छी तरह से वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके स्कूल में भी आपके शिक्षक अच्छा आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी मैं मानता हूं कि सभी विद्यालयों में सभी शिक्षकों ने, आपके शिक्षकों ने मराठी विषय का अध्ययन पूरा हुआ होगा लगभग। अभी हम सब लोग शिक्षक, विद्यार्थी, हम सभी जो हमारे अध्ययन में महत्वपूर्ण भाग है मराठी विषय में, वो लास्ट भाग उपोजित लेखन, उसके ऊपर ही सभी स्कूल में अभी फिलहाल अध्ययन चल रहा है। क्योंकि ये उपोजित लेखन जो है, ये परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग कहलाता है, क्योंकि ये 24 मार्क का उपोजित लेखन होता है। हमने अध्ययन में, स्कूल में, ऑनलाइन में, महापालिका से चलाई जाने वाली इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हमने गद्य लेखन, पद्य लेखन, ग्रामर, स्थूल वाचन, इन सभी घटकों का अध्ययन हमने किया है। और अभी हम उपोजित लेखन की तरफ आखिरी में जा रहे हैं। उपोजित लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होने के कारण उसके ऊपर हमें ध्यान ज्यादा केंद्रित करना आवश्यक है। उपोजित लेखन में पत्र लेखन, निबंध लेखन, कथा लेखन, वृत्तांत लेखन, जाहिरात लेखन, यह विषय आते हैं और उसके ऊपर ही उपोजित लेखन का एक विभाग बनाया गया है। इस विभाग में, उपोजित लेखन के विभाग में, आपको अपने कल्पना शक्ति को ज्यादा ध्यान देकर, सोचकर आप या अपने विचार इस उपोजित लेखन में लिख सकते हैं। आपके विचार हो, आपकी कोई तकनीकी का इस्तेमाल हो, है ना। तो पत्र लेखन में हम आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कक्षा में सभी बच्चों का एक जैसा ही पत्र लेखन हो, चाहे औपचारिक लेखन हो, अनौपचारिक लेखन हो, पत्र लेखन हो। विज्ञापन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जाहिरात के बारे में। विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी अपने अपनी सोच से विज्ञापन बनाता है। प्रश्न तो वही रहता है, उस प्रश्न पे ही सबको पत्र लेखन करना है, विज्ञापन करना है। लेकिन वहां विचार अपने अपने अलग अलग विचार आते हैं।
हम कभी कभी परीक्षा देते समय आगे वाले बच्चे का, बाजू वाले बच्चे का, पीछे वाले विद्यार्थी का, दोस्त का देखते हैं उसने कैसा लिखा है कैसा नहीं, मेरा भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर आप अपने तरीके से, आपको जिस प्रकार से आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से आप विज्ञापन कर सकते हैं, बातमी लेखन कर सकते हैं, मतलब वृत्तांत लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, वहां अपने अपने विचार आप वहां लिख सकते हैं। तो यह 24 मार्क का महत्वपूर्ण उपयुक्त लेखन का भाग है, जिसे हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। क्योंकि गए साल आप 8वीं में थे, 8वीं में पूरा लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन अध्ययन किया है। 8वीं से यह उपयुक्त लेखन शुरू होता है। आगे 9वीं में भी उपयुक्त लेखन है, और वही 9वीं में जो उपयुक्त लेखन है वही सेम 10वीं में आपको उपयुक्त लेखन है। इसीलिए जितना आप 9वीं में ध्यान देते हो उतना फायदा आपको 10वीं में हो जाएगा। इसीलिए हमें उपयुक्त लेखन में ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। तो ये मैंने आपको जो प्रस्तावना है उपयुक्त लेखन के बारे में जानकारी है, मैंने आपको ये बता दिया है। अभी हम अपने विषय की तरफ जाएंगे। तरी आज मला या ऑनलाईन शिक्षण माध्यमातून आपल्या समोर उपयुक्त लेखनातील महत्वपूर्ण भाग हा पूर्वीपासून आपण शिकत आलेला भाग पत्रलेखन आपण पाहणार आहोत। पत्रलेखन, एक मिनिट, तर आपण पत्रलेखन हा भाग आपण पाहणार आहोत। पत्रलेखनामध्ये आपण पूर्वीपासून शिकत असताना शाळेमध्ये आपण पत्रलेखन आणि निबंध लेखन ह्या गोष्टी आपण शिकत येत असतो। जसं आपण वर्गामध्ये 8वी 9वी 10वी जाऊ तसंच आपल्याला पत्रलेखन आणि निबंध लेखन हे काय आहेत ते चांगलं समजायला लागतं। म्हणून आपणाला आता ह्या क्लासमध्ये पत्रलेखन पाहायचं आहे, बघायचं आहे। पत्रलेखनाचे हे दोन प्रकार असतात हे पूर्वीपासून आपल्याला माहिती आहे, आणि ह्याच्या अगोदर सुद्धा माझा ऑनलाईन क्लास झालेला आहे आणि त्याच्यावरती औपचारिक पत्रलेखन आपण पाहिलं आहे। परत एकदा आपण जसं जसं परीक्षा जवळ येते तसं तसं आपल्याला प्रत्येक विषयावरती सराव करून घ्यायचा आहे। आपला सराव होण्यासाठी आम्ही परत परत तुमच्या समोर तेच विषय घेऊन येत आहोत। सराव चांगला होण्यासाठी आपण हे पत्रलेखन आपण पाहणार आहोत। आज जो आपण पाहणार आहे ते औपचारिक पत्रलेखन। तरी औपचारिक पत्रलेखनामध्ये आणि अनौपचारिक पत्रलेखनामध्ये काय फरक आहे ते आपण पाहणार आहोत। मी थोडी तुझ्यासमोर मी पीपीटी शेअर करतो। त्या ठिकाणी आपण पीपीटी मध्ये आपण पाहून तरी पत्रलेखनाचे
दोन प्रकार असतात. त्यामध्ये पहिला प्रकार असतो म्हणजे औपचारिक पत्रलेखन आणि दुसरा अनौपचारिक पत्रलेखन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्या गोष्टी म्हणजे हा प्रश्न तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये कृतीपत्रिकेतून प्रश्न 5वा O1 मध्ये विचारला जातो आणि हा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये 6 मार्कासाठी विचारला जातो. हा प्रश्न कशा पद्धतीने विचारला जातो पहा. हा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये जाहिरात, बातमी, बातमीचे शीर्षक, सूचना फलकावरील सूचना, निमंत्रण यासारखी एखादी बाब चौकटीत देऊन त्या आधारे पत्रलेखन करण्यास सांगितले जाते. पूर्वी काय होतं, कृतीपत्रिकेच्या अगोदर तुम्हाला पत्रलेखनासाठी एक प्रश्न दिला जायचा. त्या प्रश्नाच्या आधारे आपण पत्रलेखन करत होतो. परंतु पत्रलेखनाचं स्वरूप बदललेलं आहे. त्यामुळे पत्रलेखन लिहिण्याची सुद्धा पद्धत बदललेली आहे. आपण अनेक गोष्टींमध्ये आपण प्रगती करत आहोत. आता सगळ्यांकडे मोबाईल आहे, कॉम्प्युटर आहे, लॅपटॉप आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून आपण अनेक साऱ्या गोष्टींची माहिती करून घेत असतो. म्हणून पत्रलेखन सुद्धा पारंपरिक पद्धतीनं न होता पत्रलेखन सुद्धा आता नवीन पद्धतीनं आपल्याला करायचं आहे. पत्रलेखन सुद्धा कसं की आपण ज्या पद्धतीने मेल पाठवतो, मेल टाईप करतो, त्या पद्धतीने तुम्हाला आता पत्रलेखन करायचं आहे. मग ते पत्रलेखन औपचारिक असेल किंवा अनौपचारिक असेल, कोणत्याही प्रकारचं पत्र असेल, ते पत्रलेखन करत असताना तुम्हाला मेल सारखी पत्रलेखन करायची आवश्यकता आहे. पूर्वी आपण वेगळ्या पद्धतीने करत होतो. आता ह्या वेळेस आपल्याला ज्या पद्धतीने आपण पत्रलेखन करणार आहोत ते मेलच्या फॉर्मॅट सारखे आपल्याला पत्रलेखन करायचं आहे. मग ते पत्रलेखन करत असताना तुम्हाला परीक्षेमध्ये तुम्हाला एखादी जाहिरात दिली जाते, एखादी बातमी दिली जाते, एखाद्या बातमीचे शीर्षक दिले जाते, एखादी तुम्हाला सूचना फलक दिला जातो. त्या प्रकारे त्यानंतर कोणत्यातरी गोष्टीचं कार्यक्रमाचे निमंत्रण अशी काही बातमी दिली जाते. अशा गोष्टी तुम्हाला कृतीपत्रिकेमध्ये चौकटीमध्ये दिल्या जातात आणि त्यांच्या आधारे तुम्हाला पत्रलेखन करायचे असते. त्यानंतर आपण या इयत्तेमध्ये म्हणजे 9वी मध्ये तुम्हाला 3 प्रकारचे पत्रलेखन अभ्यासाचे आहे. परीक्षेमध्ये तुम्हाला 3 प्रकारचे पत्रलेखन विचारले जातात. त्यापैकी हे जे पत्रलेखन आहे ते एक मागणी पत्र, दुसरं विनंती पत्र आणि तिसरं कौटुंबिक पत्र. या 3 प्रकारचे तुम्हाला परीक्षेमध्ये पत्रलेखन करण्यासाठी प्रश्न विचारले जातात. जास्त करून तर आपण पाहतो परीक्षेमध्ये 1 नंबर मागणी पत्र आणि दुसरा विनंती पत्र. हे तुम्हाला 2 प्रकार विचारले जातात. त्यामध्ये तुम्हाला दोन्हीपैकी एक मागणी पत्र किंवा विनंती पत्र लिहायचं आहे. त्यानंतर वरीलपैकी कोणत्याही 2 प्रकारातील पत्रे दिली जातात. आता मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला वरीलपैकी कोणतेही 2 पत्र दिली जातात. त्यापैकी तुम्हाला एक पत्र लिहिण्यास सांगितले जाते आणि या पत्रलेखनाला तुम्हाला 6 अंक आहेत, गुण आहेत, मार्क आहेत. 6 मार्कासाठी हा प्रश्न आहे. म्हणून हे प्रश्नाचे जे मार्क आहेत ते आपल्याला सहजासहजी मिळण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागेल आणि आपल्याला पत्रलेखनाचा सराव
झाला पाहिजे. ज्या पद्धतीनं पत्रलेखन आपण चांगल्या पद्धतीने नवीन पद्धतीने कराल तितका तुम्हाला चांगला त्या ठिकाणी उपयोग होईल. थोडं पत्रलेखनासाठी त्या ठिकाणी सविस्तर माहिती आहे. पत्रलेखन ही एक कला आहे. आपल्या मनातले भाव विचार दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे तसेच आपल्या भावना विचारांचे चांगल्या भाषेत संक्रमण करण्याचे पत्र हे एक उत्तम लिखित साधन आहे. पत्रलेखन हे एक कला आहे आणि आपण ज्या काही गोष्टी आपण बोलू शकत नाही परंतु आपल्या भावना आपले विचार लिखित माध्यमातून दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचं प्रमुख साधन मुख्य साधन चांगले साधन म्हणजेच पत्रलेखन होय. पत्रलेखनातून आपल्या भावना आपले विचार आपण दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकतो. काय काय गोष्टी असतात आपण बोलू शकत नाही. आपले विचार भावना आपण पाहतो काही माणसं असतात वक्ते चांगल्या पद्धतीनं ते जनतेसमोर उभारून भाषण देऊ शकतात परंतु ते पत्रलेखन व्यवस्थित करू शकत नसतात. काही लोक पत्रलेखन चांगल्या पद्धतीचं लिखाण कार्य भरपूर असतं परंतु सगळ्या जनतेसमोर उभारून त्यांना भाषण देण्यासाठी येत नसतं. म्हणजे काय आपल्याला आपल्या भावना आपण समोरच्या व्यक्तीला ज्या सांगू शकत नाही त्या आपण पत्राच्या माध्यमातून लिखित माध्यमातून सांगू शकतो. हे एक उत्तम लिखित साधन आहे. तुम्ही मागील वर्षी पत्रलेखन या घटकाचा अभ्यास केलेला आहे. ते पत्रलेखन तुम्ही पारंपरिक पद्धतीने करत होता. आता तुम्ही तंत्रज्ञान युगात वावरत आहात. संगणक भ्रमणध्वनी इंटरनेट मेल याद्वारे तुमची तंत्रज्ञानाची गतीही झाली आहे. आतापर्यंत हम पुराने तरीके से पत्रलेखन करते थे. अभी आप नए तंत्रयुग में जीवन जी रहे हैं. इसमें संगणक मोबाइल इंटरनेट मेल इन तंत्रज्ञान के साथ आपकी अभी दोस्ती हो चुकी है. इसीलिए हमें इन तंत्रज्ञान का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में होना चाहिए. हमने विद्यालय में पढ़ते समय मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर अच्छा भी है बुरा भी है. बुरे बातें भी हमने देखा है अच्छी बातें भी देखे हैं. तो हमें इस तंत्रज्ञान का हमारे पढ़ाई के लिए हमारे भविष्य के लिए ही उसका इस्तेमाल करना है या हमें ध्यान में रखना. तो जिस प्रकार से हम मेल भेजते हैं उसी प्रकार से हमें यह पत्रलेखन होना जरूरी है. इसीलिए आपको इस पत्रलेखन में पारंपरिक पद्धति का पुरानी पद्धति का पत्रलेखन न देते हुए आपको नई तरीके का पत्रलेखन अभी पढ़ाई में आया है. फोनचा वापर वाढल्यानंतर पत्रलेखनाची गरज काहीशी कमी झालेली आहे. असे असले तरी अनौपचारिक पत्रात आपल्या भावना शब्दात प्रभावीपणे व्यक्त करता येणे हे आवश्यक कौशल्य आहे. तसेच औपचारिक पत्रासाठी आपले म्हणणे विचार मागणी तक्रार विनंती इत्यादी गोष्टी योग्य व कमीत कमी शब्दात संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हे आवश्यक कौशल्य आहे. आजही पत्रलेखन ही कला आत्मसात करणे आवश्यक आहे. यापुढे तंत्रज्ञानाच्या लेखन पद्धतीने आपले लेखन कौशल्य प्रकट व्हायला हवे. तो देखिए यहाँ बताया गया है फोन मोबाइल इंटरनेट इसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है. फिर भी अभी भी व्यवहारिक जीवन में जीवन जीते समय अभी भी पत्रलेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. इसलिए
हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन अभी भी उसका महत्व टिका हुआ है कि अनौपचारिक पत्र लेखन में हमारी भावनाओं को अपने शब्दों में प्रभावित रूप से लिख सकते हैं। यह हमारे लिए एक आवश्यक कौशल्य है। और उसी प्रकार से अनौपचारिक के बाद औपचारिक पत्र लेखन में भी हमें नौकरी के संदर्भ में, स्कूल के संदर्भ में, जहां भी आप व्यवहारिक कार्य करते हैं वहां आपको औपचारिक पत्र लेखन करना पड़ता है। औपचारिक पत्र लेखन को समझ के लेना पड़ता है। वहां आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, बीएमसी ऑफिस में जाते हो, स्कूल में जाते हो या कोई कंपनी कार्यालय में जाते हो, जहां भी आप जाते हो वहां आपको, आप कोई चीज मांगते हो, कोई आपको चीज चाहिए तो आपको पत्र लेखन लिखने की जरूरत पड़ती है, पत्र लेखन करना पड़ता है, क्योंकि वह ऑफिशियली रिकॉर्ड के लिए बहुत ही अभी भी उसका महत्व वैसे ही टिका है। उसमें हम अपने विचार, मांग, तकरार, विनंती इत्यादि बातों का उसमें बातों को इस्तेमाल करके हम अपना पत्र लेखन करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र लेखन। जो आपने तकरार है, अपना जो विनंती किया है, आपने क्या कोई मांगनी किया है या कोई अपने विचार जो भी है वह हम औपचारिक पत्र के माध्यम से उस कार्यालय तक, वहां के अधिकारी तक अपनी बातें हम बता सकते हैं पत्र लेखन के माध्यम से। इसीलिए मोबाइल, कंप्यूटर, संगणक जो भी कुछ तंत्रज्ञान ने प्रगति किया है उसमें पत्र लेखन का महत्व अभी भी टिका हुआ है। इसीलिए तो मेल, जिस प्रकार से मेल होता है उस प्रकार से ही हमें पत्र लेखन करना है। पत्र लेखनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे। यापुढील काळात तुम्हाला मेल पाठवण्याचे तंत्र अवगत करावे लागणार आहे। म्हणून यावर्षी आपण पत्राचे प्रारूप हे नवीन तंत्रज्ञानानुसार मेल पाठवण्याच्या पद्धतीनुसार लक्षात घेणार आहोत। मतलब अभी पत्र लेखन करने के लिए हमें इस तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करना है। इसके साथ हमें दोस्ती बढ़ानी है, चाहे वो संगणक हो, कंप्यूटर, मेल, इंटरनेट, मोबाइल, इनसे हमें दोस्ती करके इसका हमें अपने पढ़ाई के लिए उसका उपयोग हमें करना। क्योंकि आगे चलकर जब आप स्कूल की पढ़ाई आपकी पूरी होती है, स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब आप कहाँ जॉब करते हो, कहाँ कार्य करते हो, उस जगह पे आपको ऐसे अनेक पत्र लेखन करना पड़ता है। कहाँ तकरार पत्र लिखना पड़ता है, कभी मांगनी पत्र करना पड़ता है, कभी अभिनंदन पत्र लिखना पड़ता है, कभी विनंती पत्र करना पड़ता है। तो यह आपको धीरे धीरे आगे आगे जैसा मालूम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें आगे के भविष्य के लिए हमें इस तंत्रज्ञान के साथ, उस प्रवाह के साथ हमें चलना है। इसलिए जिस प्रकार से हम मोबाइल पे मेल भेजते हैं उसी प्रकार से हमें परीक्षा में उसी प्रकार से पत्र लेखन हमें लिखना है, वही ज्ञान हमें लेना है। ठीक है, तो देखिए पत्र लेखन में औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपण औपचारिक पत्र बघूया। पहले हम औपचारिक पत्र लेखन देखेंगे। हम यावर्षी आपण खालील पत्र प्रकारांचा मुद्देसूद अभ्यास करणार आहोत। अभी देखिए आपके किताब में देखिए किताबें भी दिया है, पेज नंबर उस पर आप जाते हो 63 में जा सकते हो, नई मराठी 63 में भी जा, पेज नंबर 63 में देख सकते हो आप। वहां दो प्रकार दिया है, औपचारिक प्रकार और अनौपचारिक प्रकार। और औपचारिक पत्र लेखन में क्या होता है और अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या होता है वो देखेंगे। औपचारिक में एक नंबर हमें प्रति पहला लेना है,
प्रति लिहिल्यानंतर व्यक्तीचा हुद्दा समर्पक लिहिणे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ऊपर दिनांक लिखना है। दिनांक लिहित असताना आपणाला दिनांक आज समझिए, आज उदाहरण के तौर पे आज 23/2/2022 ऐसा न लिखते समय हमें दिनांक जो तारीख है वो अंकों में होनी चाहिए। 23 जो महीना है वो अक्षर में होना चाहिए। 23 फरवरी 2022 ये दिनांक इस प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि इसी बात को भी आपको परीक्षा में अंक है। अभी वृत्तांत लेखन करते समय तुरंत हम वृत्तांत लेखन के लिए शुरुआत नहीं कर सकते, उसमें भी आपको दिनांक या हमारे वार्ताहर की तरफ से, है ना, आमच्या वार्ताहराकडून, आमच्या प्रतिनिधीकडून ये वाक्य हमें, ये शब्द हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि वह उसके लिए मार्क है। तो उसी प्रकार से पत्र लेखन में भी आपको दिनांक लिखते समय दिनांक अंकों में, महीना अक्षर में, साल अंकों में, ऐसा आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रति लिखना है और आप लिहिल्यानंतर आप किसको पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो मुख्याध्यापक हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जो भी हो। उदाहरण के तौर पे आप अपने स्कूल से एलसी 10वीं के बाद आप एलसी लेके जाते हो, एलसी लेने के लिए, टीसी लेने के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो वहां विनंती पत्र की जरूरत होती है। आप विनंती कर रहे हो मुख्याध्यापक को, तो हुद्दा मतलब आपको अपने स्कूल के माननीय मुख्याध्यापक जो भी अपने स्कूल का नाम है और एड्रेस, ये आपको लिखना है। वहां माननीय मुख्याध्यापक के जगह पे तुम्हारे मुख्याध्यापक का नाम नहीं लिखना। हुद्दा बोला है, हुद्दा मतलब पद, उनका पद क्या है। तो मुख्याध्यापक है तो मुख्याध्यापक लिखिए, जिसमें मुख्याध्यापक नहीं है, उप मुख्याध्यापक है तो उप मुख्याध्यापक। मैं आपको स्कूल के लेवल के बारे में आपको मैंने बताया। ऐसा हम अपने शिक्षा विभाग अधिकारी के लिए पत्र लिख सकते हैं, कोई कार्यकारी बड़े अधिकारी हो सकते हैं, कोई भी कार्यालय में, कोई भी कंपनी में, जहां भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, जहां भी आप पत्र लिख रहे हैं, वहां आपको उस व्यक्ति का हुद्दा, उस व्यक्ति का पद लिखना है, नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें औपचारिक पत्र लेखन में आते हैं। 2 नंबर, पत्राचा विषय लिखने। अभी आप पत्र लेखन करने वाले हैं। औपचारिक पत्र लेखन में आपको विषय लिखना है, आप किसके बारे में पत्र लेखन कर रहे हैं। आपको एलसी चाहिए तो एलसी देने के लिए विनंती पत्र करने का, है ना। XYZ विद्यार्थी आपको, तो आप विषय में लिखेंगे की मला शाळा सोडल्याचा दाखला देण्याबाबत, है ना। मतलब आप स्कूल छोड़ रहे हो, 10वीं के बाद आपको एलसी लेके जाना है 11वीं पढ़ने के लिए, कॉलेज के लिए, तो आगे की पढ़ाई के लिए मुझे एलसी की जरूरत है, तो विनंती पत्र करने का, तो ये विषय आ गया। उसके बाद 3 नंबर, अचूक शब्दात नेमका आशय मांडणे। अचूक शब्द मतलब अच्छे शब्दों में पत्र लेखन करते समय कभी भी हमको भाषण देते हैं वैसा पत्र लेखन नहीं करना है, या निबंध लेखन करते हैं वैसा पत्र लेखन हमें नहीं करना है। अचूक शब्द में अपना जो विषय है, वे विषय को लेकर खाली 25-40 शब्द पकड़ो, नहीं तो 1-2 पैराग्राफ में 4-5-6 लाइन में आपका पत्र लेखन होना जरूरी है। कि आप विषय में मांग किए है की मला माझी शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात यावा, तो आप पत्र में लिख सकते हो, मैं XYZ विद्यार्थी आपल्या शाळेमध्ये ह्या वर्षी मी शिकत होतो आहे,
ठीक आहे. मी आपल्या शाळेमध्ये 10वी ह्या वर्षी शिकत होतो. पुढील अभ्यासक्रमासाठी मला टीसीची आवश्यकता आहे, दाखल्याची आवश्यकता आहे. तरी मुख्याध्यापक साहेबांनी मला माझी टीसी देण्याची विनंती करावी. आपला विद्यार्थी जो भी कुछ है तो अचूक शब्दात नेमका आशय मान्य, जो आप विषय में लिखे हैं वही आपको बातें उस 3-4 पंक्तियों में आनी है. ठीक है. तो उसमें ज्यादा शब्द लिखने की जरूरत नहीं. 4 नंबर पत्रात शेवटी डावीकडे पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता लिहिणे. अभी पत्र में आखिरी लास्ट में ये सभी बातें हम पत्र लेखन करते समय आपके सामने जो पेपर रहेगा, पेपर के दाई बाजू में आपको करना है. म्हणजे पेपरच्या डावीकडल्या बाजूमध्ये तुम्हाला दिनांक, प्रति, हुद्दा, विषय, पत्र लेखनाचा मजकूर, ये सभी बातें आपको पेपर में डावीकडल्या बाजूमध्ये तुम्हाला लिहायच्या आहेत. शेवटी पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता म्हणजे तुमचा पत्ता लिहायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचा ऍड्रेस त्या ठिकाणी तुम्हाला टाकायचा आहे. त्याच्यानंतर शेवटी आपण मेल सारखे पत्रलेखन करतो. तुमच्या मोबाईलमध्ये जर मेल असतील तर तुम्ही मेल ओपन करून पहा. तुम्हाला नवीन पद्धतीनुसार आपण जे पत्रलेखन पाहतो त्याच पद्धतीचे तुम्हाला मेल दिसतील. आणि पत्रलेखनाचा चौथा पॉइंट जो आहे, पत्ता लिहिल्यानंतर तुम्हाला शेवटी तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा मेल आयडी लिहायचा आहे परीक्षेमध्ये. मग मेल आयडी परीक्षेमध्ये लिहित असताना आपला काल्पनिक मेल आयडी आपल्याला त्या ठिकाणी टाकायचा आहे. ठीक आहे. आपण या ठिकाणी आपण फक्त औपचारिक पत्रलेखनच पाहणार आहोत. अनौपचारिक पत्रलेखन आपण ह्या तासिकेमध्ये नाही पाहणार. तरी पण त्याची ह्या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. मी तुम्हाला फक्त माहिती सांगतो आणि पुढे जातो. 1 नंबर अनौपचारिक पत्रलेखन मध्ये पहा. 1 नंबर व्यक्तीचा उल्लेख योग्य नात्याप्रमाणे सन्मानपूर्वक करणे आवश्यक आहे. बघा, आपण पत्र लिहित असताना हे अनौपचारिक पत्रलेखन आहे आणि या पत्रलेखनामध्ये तुम्हाला व्यक्तीचा उल्लेख तुम्हाला योग्य नात्याप्रमाणे करायचा आहे. जर ते कौटुंबिक पत्रलेखन आहे, जर आता बघा व्यक्तीचा उल्लेख योग्य नात्याप्रमाणे सन्मानपूर्वक करायचा म्हणजे कसं करायचा. जर तुम्ही तुमच्या आईला किंवा वडिलांना पत्रलेखन करत असतात, त्या ठिकाणी तुम्ही तीर्थरूप शीसा न वेवी अशा प्रकारे तुम्हाला त्या ठिकाणी करायचं आहे. इतर वडीलधारी मंडळी मतलब अगर तुम्हारे माता पिता समान जो लोग होते हैं उनको भी वहां आप तीर्थरूप स्वरूप लिख सकते हैं. उसके बाद जैसे कि अपने कोई दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार अशा पद्धतीनं आपण त्या ठिकाणी जिस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ अपना जिस प्रकार से नाता है, संबंध है, उसी प्रकार से आपको वहां सम्मान पूर्वक उनका सम्मान वहां करना है. 2 नंबर व्यक्तीचे क्षम कुशल विचारणे. उस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, उस आदमी के बारे में आप उसकी खुशहाली उस पत्र में आप पूछ सकते हैं. उसके बाद 3 नंबर भावना प्रभावी शब्दार्थ मांडने. उसमें अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार है, आप वहां प्रभावी शब्दों में दे सकते हैं, लिख सकते हैं. नात्यातील जवाळ्यानुसार विस्तृत लेखन करणे. अभी देखिए अपना नाता कैसा है. आप अपने माँ को पत्र लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, बड़े भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, बुआ को, अपनी जो भी
व्यक्ति को या दोस्त को जिस प्रकार से तुम्हारा नाता है उस प्रकार से आप विस्तृत लेखन कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा बहुत नजीक वाला है और बहुत आप दोनों के बीच में बहुत बातें चलती तो पत्र लेखन में आप लिख सकते हो इसे। पांचवा है पत्राचा विषय लिहिण्याची गरज नाही। इसमें कौटुंबिक लेखन है, कौटुंबिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र लेखन है। इस अनौपचारिक पत्र लेखन में आपको पत्र का विषय लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें सीधा अपना व्यक्ति का उल्लेख करके उसकी खुशहाली पूछ कर अपनी जो भावनाएं हैं उसको बता सकते हैं और उसमें विषय लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 6 नंबर पत्रा शेवटी डावीकडे पत्र पाठवण्याचा पत्ता लिहिणे आवश्यक। जिस प्रकार से औपचारिक पत्र में आप पता एड्रेस लिखते हैं खुद का, उसी प्रकार से अनौपचारिक पत्र में भी आपको खुद का एड्रेस लिखना है। ठीक है, अभी इसके बाद महत्वाचे मार्गदर्शन। अभी देखिए पेपर लिखते समय बहुत सारे बच्चे जो प्रश्न पूछा गया है, अभी इतना सराव एग्जाम स्कूलों में चल रहा है, बच्चों ने धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर अच्छा पेपर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 10वीं के बच्चे, आपकी भी एग्जाम में सुधार हो जाएगा। 9वीं के बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी सभी विद्यालयों में उपयोजित लेखन पढ़ा रहे सब शिक्षक लोग। तो देखिए उसमें कुछ पॉइंट है महत्वाचे मार्गदर्शन। पत्राचा विषय नीट समझून घ्या। अभी पेपर लिखते समय आपको ज्यादा घाई नहीं करने का है। उस पत्र का विषय को आपको अच्छी तरह से पहले समझ के लेना है। पत्र में क्या कहा है, क्या बोला है, क्या बताया गया है, वही हमको करना है। कुछ विद्यार्थी रहते हैं आके शिक्षक को पूछते हैं सर इसमें क्या करना है, या बाजू वाले दोस्त को पूछते हैं। तो आप उस पत्र को प्रश्न को समझ के लीजिए और पत्र में जो विषय दिया गया है उसको सही ढंग से समझ के लीजिए। पत्राचा विषय औपचारिक पत्रात लेने अपेक्षित है। अगर आपको औपचारिक पत्र कहाँ बताया लिखने के लिए कहा गया परीक्षा में, तो वहां आपको विषय लिखने की जरूरत है। अगर अनौपचारिक पत्र आपको पेपर में बताया गया है तो वहां विषय लिखने की जरूरत नहीं है। योग्य मायना व समारोप करावा। तो पत्र लेखन लिखते समय आप जो 4, 5, 6 पंक्ति पत्र लेखन करने वाले हैं उसमें 1-2 जगह पे आपको पैराग्राफ देना है और पैराग्राफ देकर उसमें अच्छे शब्दों को, प्रभावी शब्दों को, कम शब्दों में अच्छे शब्द होने चाहिए। जो आपको पत्र लेखन आप कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं, क्या तकरार कर रहे हैं, क्या कोई मांगनी पत्र कर रहे हैं, यह पत्र लेखन में उस मायने में 3-4 पंक्तियों में उसका सही ढंग से उल्लेख होना चाहिए। वो उल्लेख कैसा होना चाहिए, जिस प्रकार से आपने ऊपर विषय लिखा है उस विषय को पकड़ के ही आपको उसमें योग्य लेखन मायना करना है। आपने ऊपर विनंती पत्र विषय में विनंती लिखा है, अगर आप मायने में तकरार करते हो तो पत्र लेखन करने का ढंग गलत है। हमने विषय क्या दिया है उस विषय को समझ के हमें उसमें 3-4 पंक्तियां आपकी लिखनी है। आपले म्हणणे मुद्देसूदपणे मांडावे। अपना जो कहना है, जो अपनी मांग है, अपनी जो विचार है, वो विचार मुद्दों को लेकर होने चाहिए। अपना विषय एक और हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं ऐसा लिखेंगे तो पत्र लेखन में आपको मार्क नहीं मिलेंगे। आपका विषय जो है, आपको जो क्या कहना है, अपने पत्र लेखन में जो विषय दिया है उस विषय को लेकर ही आपको अपने उस मुद्दों को वहां रखना है। पत्राची भाषा पत्र स्वरूपानुसार असावी, रताळ असू नये। पत्र लेखन करते समय जो पत्र लेखन की जो भाषा है, आपको जो विषय दिया गया है, हमें देखने के बाद पेपर चेक करते समय हमें टीचर को लगना चाहिए कि बच्चे ने पत्र लेखन अच्छा किया है। पत्र लेखन आपको पहले ही बोला है, पत्र लेखन
बातमी लेखन, विज्ञापन, निबंध लेखन, ये सब तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो पत्र लेखन की भाषा उस पत्र लेखन के जैसी ही होनी चाहिए। कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में आपकी जो विनंती है, तकरार है, मांग है, वो उसमें होनी चाहिए। और रटाल आंसू नहीं, रटाल मतलब क्या? कंटाळा। पत्र लेखन कर रहे हैं हम, कोई निबंध लेखन नहीं कर रहे, कोई स्टोरी नहीं लिख रहे, ये कभी भी ध्यान में रखना है। हम प्रश्न कौन सा लिख रहे हैं? पत्र लेखन का प्रश्न कर रहे हैं हम पूरा। तो हमें उसमें अच्छे शब्दों का, जो आपके विचार है वहां आप लिख सकते हो। रटाल आंसू नहीं, रटाल मतलब वो पढ़ने के बाद किसी को कंटाला आए या 15-20 पंक्तियों में पत्र लेखन हो, ये गलत है। ठीक है, तो औपचारिक पत्राची मांडणी, अभी हम औपचारिक पत्र लेखन देख रहे हैं, इसलिए औपचारिक पत्र की मांडणी देखिए। 1 नंबर में आपको बताया है मैंने, हमें पहिले प्रति लिखना है, नंतर खालील ओळीत जिला पत्र पाठवायचे त्या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव, त्याखाली तिचा हुद्दा व संपूर्ण पत्ता लिहा। तो आप देख सकते हो उधर, वहां दिनांक लिखना है पहले, दिनांक लिखने के बाद प्रति, जिस व्यक्ति को हम पत्र लेखन कर लिख रहे हैं उस व्यक्ति का पद, हुद्दा। ठीक है, ऐसा आपको वहां लिखना है। तो उसके बाद में हमें वहां उस व्यक्ति का हुद्दा और एड्रेस हमें वहां लिखना है। 2 नंबर, विषय असा शब्द लिहून त्यापुढे मोजक्या शब्दात पत्राचा विषय लिहावा। अभी पत्र लेखन करते समय हमें विषय लिखना है, विषय लिखकर वहां क्या हम करने वाले पत्र में, मांगने पत्र लिखने वाले हैं क्या, हमें कोई किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, या किसी का अभिनंदन कर रहे हैं, या किसी को विनंती कर रहे हैं, जिसके बारे में भी है वो खाली विषय 1 लाइन में आपका विषय होना चाहिए। अपना पत्र लेखन करते समय हमें मुद्देसूद असावे। पत्र लेखन करते समय पत्र लेखन में आपको जो बातें बतानी है वो उसमें होनी चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं येलो कलर में पत्र लेखनाचा नमूना। देखो, मैंने सभी बातें, जो पॉइंट है पत्र लेखन के, जो पॉइंट है वो पॉइंट मैंने अपने डावी बाजू में डावीकडे मी घेतलेले आहेत। 1 नंबर पत्र लेखन ज्या प्रकारे मी तुम्हाला पॉइंट दिलेले आहेत, अशा पद्धतीने तुम्ही जर पॉइंट दिलात आणि अशा पद्धतीने जर तुम्ही पत्र लेखन करत गेलात तर तुम्हाला तुमच्या शिक्षकाकडून 6 पैकी 6 मार्क भेटल्याशिवाय तुम्हाला राहणार नाही। त्या ठिकाणी तुम्हाला अक्षर चांगलं काढलं पाहिजे, अक्षर सुंदर पाहिजे, तुम्ही पत्र लेखनामध्ये काय लिहिले आहे ते आम्हाला व्यवस्थित समजलं पाहिजे शिक्षकांना, है ना? त्या पद्धतीने तुम्हाला त्याची मार्क्स तुम्हाला भेटतील। आता दिनांक, पत्र लेखन करते समय हमें पहले दिनांक लिखना है, दिनांक के लिए भी मार्क होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिनांक लिखना जरूरी है। दिनांक। 2 नंबर प्रति माननीय, मैंने बोला था वहां हमें क्या लिखना है? प्रति माननीय, उस व्यक्ति का पद लिखना है। दिनांक लिखने के बाद प्रति माननीय मुख्याध्यापक, ग्लोब मिल पैचेज म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल, वरळी, मुंबई नंबर 13। उदाहरण के तौर पे मैंने अपने स्कूल का ही एड्रेस आपको बता दिया। 3 नंबर विषय, जो विषय आपका है वह विषय आपने उसमें लिखना है। ठीक है। 4 नंबर महोदय, महोदय खाली आपको शब्द लिखना है और उसके नीचे के लाइन में से आपको अपना जो पत्र में विषय में जो आपने बात बताई है तो उसको उस बात को ही लेकर आपको पत्र लेखन करना है। 6 नंबर आखिरी में आप अपना अपला, अपली, विद्यार्थी, है ना, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। 7वां पॉइंट, पत्ता पाठवणाऱ्याचा पत्ता, मतलब आपका पत्ता आएगा उधर, आप जिसको आपका खुद का एड्रेस वहां 7 नंबर पॉइंट का आएगा। उसके बाद 8 नंबर जो है मेल है, ईमेल, तुम्हारा ईमेल। तो परीक्षा में अपना सही मेल देने की जरूरत नहीं है। उदाहरण
के तौर पे आप अपना कोई भी मेल काल्पनिक दे सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो ऊपर जो है ये आपको पॉइंट है, इस पॉइंट के जरिए आपको पत्र लेखन करना है। और यहाँ मैंने आपको फॉर्मेट जो बोलते हैं नमूना, पत्र लेखन करते समय नमूना कैसे लाइन में क्या आना चाहिए। देखो ऊपर एक नंबर पे दिनांक आया, दिनांक के सामने आपको खाली दिनांक लिखना है, 2 नंबर प्रति करना है, 3 नंबर को पद लिखना है, माननीय मुख्याध्यापक जो भी है, विषय के एक लाइन में आपका विषय होना चाहिए। खाली महोदय टिक करने का, महोदय शब्द लिखने का, महोदय के सामने आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मुख्य मजकूर जो आपकी बातें हैं, जो आपको कहना है, उस मुख्य मजकूर में आप 4-5 पंक्तियों में आप अपना बता सकते हो। तो उसके बाद 7 नंबर पे आपला आपली जो भी हो विद्यार्थी तुम्हारा पत्ता रहेगा। उसके बाद आपका नीचे मेल आएगा, मेल आपको लिखना है। तो देखिए इधर आपको एक उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया गया है कि पत्र लेखन करने के लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। पुढील पोस्टर वाचा आणि दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको पत्र लेखन करते समय आपको विज्ञापन मतलब जाहिरात, बातमी, बातमीचे शीर्षक, सूचना फलक, यह बातें दी जाती है, उसके आधार पे ही आपको वहां पत्र लेखन करना है। तो यहाँ आपको दिया गया है, नीचे ऊपर दिया आपको एक सूचना दिया है, आपको सूचना की एक पुढील पोस्टर वाचा आणि दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। आपके सामने एक पोस्टर दिया गया है और उसमें सूचना दी गई है, उसके जरिए आपको कृति करना है। तो देखिए क्या है पोस्टर, चैंपियन स्पोर्ट जलाराम नगर अमरावती। तो उस दुकान का नाम क्या है, चैंपियन स्पोर्ट है, ठीक है, और वो कहाँ है, जलाराम नगर अमरावती में है। ये आपको ध्यान देखना है, ध्यान देना। वो क्या है, उस वहां का ये एड्रेस है, वहां का संचालक चैंपियन स्पोर्ट जो संचालक है। तो हम लिखते समय क्या करेंगे, प्रति माननीय संचालक जो भी हो, माननीय संचालक चैंपियन स्पोर्ट या माननीय प्रोप्राइटर चैंपियन स्पोर्ट जलाराम नगर अमरावती, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, खेळाचे साहित्य मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण। तो उनके दुकान के बाहर जो बोर्ड दिया गया है, फलक दिया गया है, उस फलक के ऊपर लिखा है कि खेल का साहित्य मिलने का विश्वसनीय जगह एक ही ठिकान है, वो हमारे जलाराम नगर में अमरावती में है, ऐसा उसको आता है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से ये आप विद्यार्थी प्रतिनिधि है, इस नाते से आपको यह पत्र लेखन करना है। उसमें आप 2 प्रकार का पत्र लेखन कर सकते हैं, एक क्रीडा साहित्य ची मागणी करणारे पत्र और दूसरा क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळावी अशी विनंती पत्र। तो 2 प्रकार के पत्र पूछा गया है, आपको 2 में से एक लिखना है। तो उस दुकान की खासियत क्या है, खिलाड़ियों के लिए आकर्षक सवलत दिया जाता है, आकर्षक ऑफर दिया जाता है। उसके बाद जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल है, उनके लिए भी आकर्षक ऑफर दिया जाता है। तो आपको इसमें पत्र लेखन में 2 प्रकार के पत्र लेखन करना है, एक मांगनी पत्र, एक विनंती पत्र। मांगनी पत्र में क्या करोगे, आपको कौन सा साहित्य चाहिए, उस साहित्य की मांगनी करने के लिए आप पत्र लिख सकते हो। नहीं तो दूसरा पत्र ऐसा भी लिख सकते हो, जो आप साहित्य लेने वाले हैं उसके ऊपर और अच्छी आकर्षक आपको ऑफर मिलने के लिए उसको विनंती पत्र कर सकते हो। तो देखिए विनंती पत्र में मैंने लिखा है, प्रति माननीय व्यवस्थापक चॅम्पियन्स ट्रॉफी जलाराम नगर अमरावती, विषय शाळेच्या हॉकी संघासाठी क्रीडा साहित्याची मागणी। जो भी कुछ है, मैंने स्कूल के बारे में, एक स्कूल का विद्यार्थी प्रतिनिधि होने के नाते मैंने 3-4 पंक्तियां इसमें लिखी है और मैंने उस चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन स्पोर्ट इस दुकानदार को मैंने अपनी क्रीडा साहित्य की मांग किया है स्कूल के बारे में। तो इस प्रकार से आपने आपको पत्र लेखन में आपको ऐसे यादित करनी है, तैयारी करनी है। अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, उसमें प्रकार साहित्य क्या मंगवा रहे हैं हम, हॉकी किट, हॉकी का चेंडू, हॉकी पैड, हेलमेट। तो आपको नग मतलब क्या, कितना चाहिए आपको क्वांटिटी,
ठीक है। मुझे 24, 20, 12, 6 ऐसा हेलमेट 6 चाहिए, हॉकी पैड 12 चाहिए, हॉकी के चेंडू 20 चाहिए, हॉकी स्टिक 24 चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बाद में बोल सकते हैं, कृपया वरील साहित्य शक्य तितक्या लवकर पाठवा, हे विनंती। तो नीचे आपका एड्रेस आएगा, आपका नाम आएगा, जो भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये विनंती पत्र हो गया, और इस प्रकार से हमारे जो औपचारिक पत्र लेखन आज दिया गया था, वो औपचारिक पत्र लेखन यह यहाँ पूरा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ आज जो हमने ऑनलाइन में औपचारिक पत्र लेखन देखा, ठीक है। तो इस पत्र को आप समझ के लीजिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और उपयुक्त लेखन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा में आने वाले ये उपयुक्त लेखन के ये प्रमुख भाग मतलब पत्र लेखन है। आपको परीक्षा में विनंती पत्र या मांगनी पत्र आपको लिखना पड़ता है। ये 6 मार्क आपके पास हो, ठीक है। तो 6 मार्क आप ले सकते हो। इस प्रकार से यह मेरा क्लास यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद।